Hello, Bacha Party. Welcome to my channel Radiology Studies. I hope you are doing well in your studies. हमने जो टॉपिक शुरू किया है वो है फंडामेंटल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था एटॉमिक मॉडल्स और इस सेशन में हम पढ़ेंगे वेव फंक्शन एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जैसे जैसे हम एटॉमिक मॉडल डिस्कवर करते गए वैसे वैसे हमारे क्वांटम फिजिक्स मैकेनिक्स के रास्ते खुलते गए। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? वो होता है फंडामेंटल थ्योरी इन फिजिक्स जो प्रोवाइड करती है डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर एट द स्केल ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। ये वो ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की जो डील करती है प्रॉपर्टीज ऑफ एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। वेव फंक्शन हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटम फिजिक्स में जो वेव फंक्शन होता है वो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होती है क्वांटम स्टेट ऑफ पार्टिकल की, जिसके जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं मोमेंटम, टाइम, पोजीशन एंड स्पिन। जो वेव फंक्शन है क्वांटम फिजिक्स में वो बताता है हमें मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, कितने टाइम के लिए वो रिवॉल्व हो रहा है, कितने टाइम के लिए वो स्पिन कर रहा है, हमें वो बताएगा। पोजीशन बताएगा उसकी कहाँ पे पोजीशन लाई कर रही है, और साथ में बताएगा स्पिन किस तरह से वो स्पिन करेगा या किस तरह से वो रिवॉल्व करेगा। दो तरह से रिवॉल्व करता है, एक करता है वो एंटी क्लॉकवाइज और एक करता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब कि क्लॉक की डायरेक्शन में ही वो रिवॉल्व करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज होता है कि क्लॉक की उल्टी डायरेक्शन में वो रिवॉल्व करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें, अब आता है जो द सिंबल यूज्ड फॉर ए वेव फंक्शन इज ग्रीक लेटर, जिसको हम कहते हैं साई। इस तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब जो वेव फंक्शन है वो मैथमेटिकल फंक्शन होता है दैट रिलेट्स द लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट ए गिवन पॉइंट इन ए स्पेस। मतलब कि अगर स्पेस की बात करें तो हमें पता है कि स्पेस में तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स, वाई एंड जेड, जो तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो उनकी जो लोकेशन है वो इन तीनों के ही बीच में कहीं पे होगी। टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स वेव, अब जो उसकी लोकेशन है इलेक्ट्रॉन की वो उसके एम्पलीट्यूड के इक्वल भी हो सकती है वेव के, और विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू इट्स एनर्जी, जो कि उसकी एनर्जी को रिलेट करेगा। Thus each wave function is associated with particular energy। अब इस लाइन में क्या कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो गिवन पॉइंट पर स्पेस में रिवॉल्व करता है और एक एम्पलीट्यूड पर वो रिवॉल्व करेगा, जिसकी वजह से वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। इसी वजह से जो स्पेसिफिक वेव फंक्शन होता है उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी जरूर होती है। बाय यूजिंग ए वेव फंक्शन, जब हम किसी वेव फंक्शन को यूज करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इन द मैटर वेव कैन बी एक्सप्लेन। जो प्रोबेबिलिटी होती है कि हमें इलेक्ट्रॉन वहां पे मिल सकता है वो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं मैटर वेव में। दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय including an imaginary number that is square to get a real number। अब इसको हम ऑब्टेन कैसे करते हैं कि हमने एक इमेजिनरी नंबर लिया, मतलब हमने एक मन में नंबर मान लिया जिसको हम स्क्वायर करते हैं, बल्कि उसको हमने गुना कर देते हैं उसी नंबर के साथ, ताकि हम क्या ले सके, रियल नंबर सोल्यूशन ले सके, जो कि रिजल्ट करता है इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो कि उसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने में वो हेल्प करता है। जो कंसेप्ट होता है वेव फंक्शन का वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1925 में विद द हेल्प ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पे वेव लिखना भूल गई हूँ, पर जो स्क्रोडिंगर थे वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेव फंक्शन की इक्वेशन दी थी। Schrodinger wave equation is defined as the linear partial differential equation। इतना याद रखना कि ये linear partial differential equation होती है जो कि वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करती है। जो इक्वेशन है उसको हम उसी के साइंटिस्ट के नाम पर रखते हैं, एरविन स्क्रोडिंगर के नाम पर। अगर हम इसकी पोस्टुलेट को
क्वांटम मैकेनिक्स के यूज करें तो स्क्रोडिंगर कुड वर्क ऑन द वेव फंक्शन। तो स्क्रोडिंगर ने इस बेसिस पर वेव फंक्शन निकाला। अब जो फॉलोइंग इक्वेशन है वो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जो कि टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अगर हम इसकी बात करें तो I इंटू एच बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एच बार स्क्वायर बाय 2m लेप्लेशियन कांस्टेंट का स्क्वायर इंटू साई प्लस v इंटू साई। यहाँ पे जो m है वो आ जाएगा मास ऑफ पार्टिकल, h बार है उसको हम रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट भी कहते हैं, और जो b है वो e के ही इक्वल है, इसको हम कहते हैं एनर्जी लेवल ऑफ द सिस्टम। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें उसकी वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी का पता चलता है। अब जो इसमें पहली प्रॉपर्टी है वो कहती है ऑल मेजरेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल इज अवेलेबल। जितने भी हम मेजर कर सकते हैं पार्टिकल की इंफॉर्मेशन वो हमें अवेलेबल हो जाती है, हमें पता चल जाती है। साई शुड बी कंटिन्यूस एंड सिंगल वैल्यूड। जो साई होता है वो कंटिन्यूस होता है और सिंगल वैल्यूड होती है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो कहती है यूजिंग दिस स्क्रोडिंगर इक्वेशन एनर्जी कैलकुलेशन बिकम इजी, जिसको हम अच्छे से एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 डायमेंशन इज एस्टैब्लिश यूजिंग दी वेव फंक्शन। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है 3 डायमेंशंस में, वो भी इस्टेब्लिश हो जाती थी कि इतने ही स्पेस में वो रिवॉल्व कर रहा होगा। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इफ इट एग्जिस्ट इज 1। अगर जो प्रोबेबिलिटी है जो फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन वहां पे हो सकता है नहीं हो सकता है, अगर वो वहां पे सच में है तो हमेशा वो 1 ही होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रा। वी ऑल नो दैट electron in an atom or molecule absorb energy and get excited. They jump from lower energy level to higher energy level and they emit radiation when they come back to their ओरिजिनल स्टेट। इसका कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का, जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तब वो एक्साइटेड हो जाएगा और जंप कर जाएगा फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। मतलब कि वो ग्राउंड स्टेट से अपनी हायर एनर्जी लेवल पे वो ट्रेवल कर जाएगा, और जब वो वापस आएगा अपनी ओरिजिनल स्टेट पे तब वो क्या करेगा, एमिट करेगा रेडिएशन को। अब जब वो एमिट कर रहा है रेडिएशन तो वहां पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर देंगी जिसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। और इस तरह की एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन भी शो करता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। In the late 1800s, it was known that when a gas is excited, जब गैस में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो भी एटम या मॉलिक्यूल्स की ही बनी हुई होती है, जब वो एक्साइटेड होते हैं यूजिंग एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उनको हम प्रेजेंस में आएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस में वो एक्साइटेड होती है गैस और वो लाइट एमिट करती है जिस पर जो कि व्यूड होती है थ्रू अ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग से। The spectrum observed consist of individual well defined wavelength। अब जो हर गैस होते हैं उसमें मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं, तो इस वजह से उनकी जो वेल डिफाइंड वेवलेंथ होती है इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस बैंड ऑफ लाइट, बल्कि हर पार्टिकल की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है जो कि वेल डिफाइंड होती है, उनमें कंटिन्यूस बैंड नहीं बनेगा। अब जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो ये शो करते हैं कि जो वेवलेंथ होती है लाइन की वो करेक्टरिस्टिक होती है केमिकल एलिमेंट एमिटिंग दी लाइट। जो केमिकल एलिमेंट होता है जो लाइट को एमिट करता है उसकी वो करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होती है। दे वर एन एटॉमिक फिंगरप्रिंट्स। जो एटम जो जो वेवलेंथ या यूं कहें कि जो लाइट एमिट होगी वो एटॉमिक फिंगरप्रिंट होंगे। उसके अलावा वो उस टाइप की जो फिंगरप्रिंट्स है उस टाइप का जो लाइट एमिट कर रहा है वो दूसरा कोई पार्टिकल एमिट नहीं करेगा, जो कि रिजल्ट करता है फ्रॉम द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जो कि होता है जो एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। किसी में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसी में एक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसी में एक शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आगे आगे जैसे जैसे एस ब्लॉक पढ़ेंगे, पी ब्लॉक पढ़ेंगे, डी ब्लॉक पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, वैसे वैसे वो बढ़ते रहेंगे और हर एटम में
जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो अपने में यूनिक होता है। तो इस वजह से उनकी जब वो हाइड्रोजन जो सॉरी जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है उनका वो यूनिक होता है, उसी को एमिशन स्पेक्ट्रा को ही हम एटॉमिक फिंगरप्रिंट बोलते हैं। अब ये इस तरह से डायग्रामेटिक व्यू है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का, जिसमें हम ये देखो ये है गैस डिस्चार्ज ट्यूब जो कि हाइड्रोजन को कंटेन कर रही है। इसको हम पास करवाएंगे स्लिट से, वहां से तो एक ही लाइन लाइट निकलेगी, पर जब हम प्रिज्म से उसको इंटरेक्ट करवाएंगे तब वहां से वो मल्टीपल स्पेक्ट्रा निकाल देगा। अब जो मल्टीपल वेवलेंथ की जो स्पेक्ट्रा निकालेगा, इसमें देखो ये वॉयलेट कलर है, ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर है, देन ये ब्राउन कलर है। तो इस तरह से उसकी अलग अलग वेवलेंथ निकलेगी, 4 वेवलेंथ निकल रही है, जिसमें 410.1 नैनोमीटर है। दूसरी जो वेवलेंथ है वो 434.1 नैनोमीटर है, 486.1 नैनोमीटर, और जो लास्ट वाली है वो 656.3 नैनोमीटर है। अब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है वो हाइड्रोजन के लिए यूनिक है। उसी तरह से जो बाकी आ जाएंगे, जैसे बेरिलियम आ गया, बोरोन आ गया, उनके भी अपने अपने यूनिक स्पेक्ट्रा होंगे। अब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो इम्पोर्टेंट पीस होता है एविडेंस का, जो कि शो करता है क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। क्योंकि हाइड्रोजन है वो सिंपल से सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब जो हाइड्रोजन एटम होता है ऑफ द मॉलिक्यूल वो डिसोशिएट कर जाता है, टूट जाता है, जैसे जैसे हम उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाते हैं गैसेस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। इट रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो ईएम वेव्स हैं वो वहां से निकल जाती हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो डिसोशिएट कर गया इनिशियली बाय एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। अब जो क्योंकि हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन निकली है, वो किस वजह से निकली है, क्योंकि उन्होंने एनर्जी गेन किया है और वो एक्साइट हुए हैं और वो अपनी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में गए हैं। जो हाइड्रोजन एमिशन होता है स्पेक्ट्रम वो कंप्राइज होता है रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी। अब उसकी जो मतलब जैसे जैसे वो लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाता जाएगा, वैसे वैसे उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी भी सेट होते जाएंगे। This series of radiation are named after the scientists who discovered them. अब इस तरह की जो रेडिएशन की जो सीरीज होती हैं वो उसके जो साइंटिस्ट जैसे जैसे डिस्कवर करते गए वैसे वैसे हम उनके नाम से ये सीरीज को रखते गए, जो कि फ्रिक्वेंसी जिनकी डिस्क्रीट होती है। जोनेस रिडबर्ग एक स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट थे जिन्होंने जनरल फॉर्मूला दिया वेव नंबर को कैलकुलेट करने का, जो कि कैलकुलेट करता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन के वेव नंबर को। अब जो जनरल फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, बी बार इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट। अब ये जो वैल्यू है ना 109677, ये होता है आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अब जो n1 होता है वो हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब जो n2 होगा वो होगा n1+1। अगर मान लो कि हम n1 की वैल्यू 1 लें तो n2 की वैल्यू हो जाएगी 2। 1+1 इज इक्वल टू 2। अगर हम 2 लें तो 2+1 इज इक्वल टू 3। अब जो बी बार है वो होता है वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और जो वैल्यू होती है आर की है, मैंने कहा कि था कि यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो होती है 109677 सेंटीमीटर का इनवर्स। इसको हम कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर दी हाइड्रोजन। अब जो वी बार होता है ना, म्यू बार, एक्चुअली हम इसको म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो म्यू बार होता है ये होता है वेव नंबर। अब जो वेव नंबर है वो होता है इनवर्स ऑफ। अब मैंने पहले कहा था कि जैसे जैसे स्पेक्ट्रल लाइन डिस्कवर होती गई वैसे वैसे उसका नाम उस डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट पे पड़ता गया। तो उनमें से जो एक हम सबसे ज्यादा मानते हैं वो है बाल्मर। बाल्मर ने प्रपोज किया था जो वेव नंबर का ही फॉर्मूला, जिसमें जो एन की वैल्यू ली थी उन्होंने, n1 की वैल्यू जो ली थी वो ली थी 2। तो अब हम इस वजह से जो बाल्मर का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा बी बार इज इक्वल टू म्यू बार इज इक्वल टू 109677 इंटू 1
2 का स्क्वायर, यहाँ पे जो n1 की वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, -1/n²। जो सीरीज होती है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम की, उसको हम बाल्मर सीरीज कहते हैं। दिस इज द ओनली सीरीज ऑफ द लाइंस इन द इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम दैट लाइज इन द विजुअल रीजन। अब ये जो विजुअल रीजन में कौन सी सीरीज आती है, वो हमेशा ही बाल्मर सीरीज आएगी। अब जो वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, उसको हम रिदवर कांस्टेंट बोलते हैं फॉर द हाइड्रोजन, जो स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के लिए होती है। अब जो बाल्मर सीरीज इज बेसिकली द पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम second shell to the another shell. Similarly, other transition also have their own series name. Some of them are listed below. बल्कि हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो इस वजह से जो बाल्मर, इतना याद रखना इस टॉपिक में कि जो बाल्मर सीरीज है वो विजुअल रीजन में लाई करेगा। किस में लाई करेगा? विजुअल रीजन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजुअल रीजन में लाई करेगा। तो इस तरह से ये एमसीक्यूज हमारा बन सकता है। ये देखो, ये डायग्रामेटिक व्यू है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, जिसमें जो पहला सीरीज है लाइमन सीरीज, वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई कर रही है। दूसरी जो लाई कर रही है वो लाई कर रही है विजुअल रीजन में। दूसरी का नाम क्या है? बाल्मर सीरीज। और पास्चन सीरीज जो है वो इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही है। अब इनकी जो बेसिस है, ये है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा जो इंफ्रारेड है, पार्टली विजिबल है, और जो अल्ट्रावायलेट है, ये ईएम वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब किस ऑर्बिट से कहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव किया है, उस बेसिस पर हमने लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड सीरीज बना दी हैं। ये सभी के सभी साइंटिस्ट के नाम पे के बेसिस पर है। जिन जिन लोगों ने इनको डिस्कवर किया है उनके नाम पर ही ये सीरीज के नाम पड़ गए हैं। जो लाइमन सीरीज है, जैसे यहाँ देखो तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। यहाँ पे जो उसका ग्राउंड स्टेट है वो 1 रहेगी। और जो बाल्मर सीरीज है वो रहेगा n इज इक्वल टू 2, n1 अगर रिडबर्ग जो उनका इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग जो n1 की वैल्यू यहाँ पे 2 रहेगी। पास्चन में जो रहेगी वो रहेगी 3, ब्रैकेट में रहेगी वो रहेगी 4, और पीफन में रहेगी वो रहेगी 5। अब जो n2 की वैल्यू अगर देखें रिडबर्ग जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली, तो वो कुछ भी हो सकती है। लाइमन के लिए जो है 1 के अलावा 2, 3, 4 ऐसे हो सकती है। और जो बाल्मर सीरीज है उसके लिए 3, 4, 5 हो सकती है। पास्चन के लिए 4, 5 होगी, और या फिर उसके आगे भी हो सकता है, 6, 7 भी हो सकते हैं। और ये देखो साथ में इनकी एनर्जीज भी दी गई हैं कि जैसे जैसे वो पास में होगा, जो बिल्कुल पास होगा ऑर्बिट न्यूक्लियस से, उसकी एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी, पर है नेगेटिव में वैल्यू। उसके बाद कम होती जाएगी, और जब लास्ट वाला जो होगा इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं, वहां पे 0 किलो जूल हो जाएगी। ये देखो, ये शेल्स बना के बताई हैं, जिसमें जो पहली शेल है वो n इज इक्वल टू 1 है, जो कि लाइमन सीरीज की शेल होगी। जब वहां से कोई बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन वहां पे आके मतलब कि अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, तब लाइमन सीरीज बनेगी। जब बाल्मर सीरीज होगी तब जो सेकंड शेल में आके अपना लाई करेगा इलेक्ट्रॉन। और जो पास्चन सीरीज होगी तब वो थर्ड में आएगा। जब ब्रैकेट होगी तब वो फोर्थ में आएगा, और पीफन सीरीज में फिफ्थ में आएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वेवलेंथ। व्हेन ए हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब ए फोटोन, जब हाइड्रोजन एटम किसी चीज को एब्जॉर्ब करेगा, किसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, तब वो कॉज करता है इलेक्ट्रॉन को टू एक्सपीरियंस ए ट्रांजिशन, मतलब वो जंप करेगा टू अ हायर एनर्जी लेवल। अगर हम एग्जांपल ले तो n इज इक्वल टू 1 उस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है, तो वो ट्रेवल कर जाएगा n इज इक्वल टू 2 पर, मतलब कि वो उसके हायर एनर्जी लेवल पर ट्रेवल कर जाएगा। अब जो सेकंड पार्ट है, व्हेन ए फोटोन इज एमिटेड थ्रू अ हाइड्रोजन एटम, जब रेडिएशन को वो एमिट करेगा हाइड्रोजन एटम, तब जो इलेक्ट्रॉन है अंडरगोज ए ट्रांजिशन, तब भी वो ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम ए हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। जो पहला था, जब उसने एमिट मतलब कि थोड़ा एब्जॉर्ब किया था, तब वो गया था लोअर से हायर में। जब वो एमिट कर रहा है तो वो हायर से लोअर में आएगा। अगर हम एग्जांपल लें हायर टू लोअर वाला, तो n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2।
During this transition from a higher level to lower level, there is transmission of light occurs. जब वो higher से lower में जाएगा तब वो emit करता है radiation को, इसकी वजह से वहाँ पे light की transmission होती है। अब जो quantized energy level होता है atom का, causes the spectrum to comprise wavelength that reflect the differences in these energy levels। अब जब वो लाइट को एमिट करेगा तो वो स्पेक्ट्रम बन जाएगा डिफरेंट वेवलेंथ का और डिफरेंट एनर्जी का। फॉर एग्जांपल जो लाइन एट 656 नैनोमीटर corresponds to transition n is equal to 3 to n is equal to 2। जब 656 नैनोमीटर की वेवलेंथ निकली है तो इसका मतलब ये है कि जो उसका जो ट्रांसमिशन है एटम का, वो जो ग्राउंड स्टेट से जो तीसरा नंबर का सबशेल होगा वहां से सेकंड नंबर के सबशेल में आया है। ये देखो हर सीरीज की अपनी अपनी वेवलेंथ है। जैसे लाइमन सीरीज में देखें तो जब वो सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो 122 नैनोमीटर होगी, फिर जब थर्ड से फर्स्ट में आएगा तब 103 नैनोमीटर होगी। ऐसे ऐसे सभी की लाइमन बाल्मर पास्टन सभी की अपनी अपनी वेवलेंथ निकलेगी जब वो ट्रांजिशन करेगा इलेक्ट्रॉन। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। जो नेक्स्ट सेशन हम करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल और उसके साथ साथ हम उसके लॉ भी पढ़ेंगे जैसे क्वांटम नंबर, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस तरह से हम ये सारा टॉपिक नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।